आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में आर्थिक सुधारों से विकास को मिली रफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पिछले 11 वर्षों में सरकार ने आर्थिक सुधारों की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन प्रयासों के कारण देश वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। इस संबंध में प्रस्तुत है हमारे संवाददाता शैलेंद्र शर्मा की प्रसिद्ध अर्थशास्त्री AP तिवारी से खास बातचीत। सबका साथ सबका विकास की सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में आर्थिक सुधार के मोर्चे पर तमाम ऐसे बड़े प्रयास किए गए जिन्होंने न केवल किसान, महिला, युवा, रोजगार, व्यापार जैसे क्षेत्रों को मजबूत किया, बल्कि विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हुए साल 2047 में विकसित भारत की सोच का मजबूत आधार भी तैयार किया। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ ही कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं। इन क्षेत्रों में व्यापक अंतर लाने के लिए योजनाओं, नीतियों और सुधार के कदमों से कैसे विकास की कहानी बदली गई, देश आज कैसे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए आर्थिक विकास के नए अध्याय जोड़ रहा है। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अर्थशास्त्री AP तिवारी जी। आपका आकाशवाणी समाचार पर स्वागत है। जी नमस्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम देखें तो साल 2014 से अब तक आर्थिक सुधार के कई प्रयास किए गए हैं। इन सुधारों के पीछे आपको क्या सोच नजर आई? गरीबी कम करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने में किस तरह के अंतर आप देखते हैं? देखिए, अगर देखा जाए तो 2014 के बाद जो मोदी का कार्यकाल है तो इसमें आर्थिक सुधारों के अंतर्गत कई तरह के प्रयास किए गए हैं, नीतिगत प्रयास किए गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव कह सकते हैं, योजना आयोग को नीति आयोग के रूप में बदला गया, उसको नया नाम दिया गया। धारणा ये बनी कि केंद्र से राज्यों को योजना आयोग के जरिए जो वित्तीय संसाधनों का हस्तांतरण होता था वो नहीं होगा और नीति आयोग अब राज्यों को विकास और नियोजन तथा कल्याणकारी स्कीमों को लागू करने के बारे में अध्ययन करेगा और लगातार सुझाव देगा। ये बहुत बड़ा बदलाव इस तरह देखा जाए। दूसरे GST को लाया गया, जहाँ तक कर सुधारों की बात है, कर सुधार किए गए। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं जो हमारी रोजगार की व्यूह रचना थी उसको बदला गया। पहले रोजगार का मतलब केवल नौकरियों से लिया जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरी धारणा को बदला। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार के जरिए लोगों की आजीविका के टिकाऊ इंतजाम किए जाएंगे और इसके लिए कौशल विकास पर बल दिया गया। साथ ही साथ कल्याणकारी स्कीमों को लागू किया गया, जिससे उन लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण हुआ जो सीमांतित लोग थे, जो निर्धन थे या जिन्हें विकास का लाभ किन्हीं कारणों से नहीं मिल रहा था, जो विकास की प्रक्रिया में नहीं जुड़ रहे थे। जैसा भी आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास, तो सभी के प्रयास के द्वारा ये जो एक नीति तय की गई, सर्वसमावेशी और सर्व स्पर्शी विकास की व्यूह रचना, इससे विकास की दर में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। साथ ही साथ बेरोजगारी दर घटी, महंगाई या मुद्रास्फीति की दर नियंत्रित रही, राजकोषीय घाटा नियंत्रित रहा है। ताजा आंकड़े बता रहे हैं वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ग्रोथ रेट भारत की 7.8% है। ऐसे में जब दुनिया के विकसित देशों और अन्य देशों की ग्रोथ रेट घट रही है, यहाँ तक कि चीन की भी घट रही है, भारत की ग्रोथ परफॉर्मेंस बहुत ही उत्साहवर्धक मानी जाएगी। बिल्कुल, आपने अपनी बात में जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया। आर्थिक विकास के आधार पर अगर हम देखें तो सबके विकास की सोच के साथ सरकार ने आर्थिक तंत्र और प्रक्रियाओं में बदलाव की कोशिश की। हर वर्ग को लाभ मिले, समान अवसर मिले, इसके लिए ही ये योजनाएं चलाई गई। इन्होंने आर्थिक विकास को कैसे गति दी है, ये हमें बताइए। देखिए, मैंने पहले भी उल्लेख किया कि जो रणनीति थी विकास और रोजगार की, उसको बदला। जो अर्थव्यवस्था की सामर्थ्य है, जो जनसामान्य की सामर्थ्य है, उसका जो पोटेंशियल है, कह सकते हैं संभावनाएं हैं, उसको कैसे विकसित किया जाए और विकास की प्रक्रिया में उसका कैसे सहयोग लिया जाए, उसकी भागीदारी कैसे तय की जाए। तो जन भागीदारी को आगे बढ़ाने के लिए सशक्तिकरण आवश्यक था। तो चाहे आयुष्मान योजना हो या जनधन योजना है, बड़ी महत्वपूर्ण योजना हुई जो वित्तीय समावेशन पर बल देती है, अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण है। साथ ही साथ जो किसान सम्मान निधि लाई गई, किसानों का कैसे सशक्तिकरण हो, उनको विकास की प्रक्रिया में और अधिक भागीदार बनाने के लिए उनकी आय को कैसे बढ़ाया जाए,
उनकी उत्पादन की क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए। तो जो अर्थनीति में परिवर्तन किया गया या विकास की रणनीति में परिवर्तन किया गया, उसका फोकस था कि जो क्षेत्र और जो लोग अर्थव्यवस्था में विकास की प्रक्रिया में समुचित रूप में भागीदार नहीं बन पा रहे हैं, उनको सशक्त करना, और सशक्त करने के लिए जैसे कह सकते हैं उनके स्वास्थ्य की चिंता करना, चिकित्सा है, पेयजल है, आवास है, महिला कल्याण, बाल कल्याण, और उसके परिणाम भी दिख रहे हैं अर्थव्यवस्था में। कुल मिलाकर एक जहां तक बात उठी स्वास्थ्य और चिकित्सा की, ये पाया गया कि हेल्थ केयर, स्वच्छता, निर्मल पेयजल, पोषण, मातृ शिशु स्वास्थ्य सुविधाएं जो दी गई, उसका परिणाम क्या हुआ कि जो 2011 में शिशु मृत्यु दर 55 हुआ करती थी, वो घटकर 15 पर आ गई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी सामाजिक विकास की दृष्टि से, कह सकते हैं कल्याण की दृष्टि से। यही नहीं, जो जीवन प्रत्याशा होती है, जो औसत आयु होती है, उसमें भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार के कारण ही। जैसे आम जन की पहुंच आयुष्मान और जन औषधि केंद्रों के माध्यम से पहुंची स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाओं के प्रति, उसका परिणाम यह हुआ कि 2011 में जो 65.5 वर्ष हुआ करती थी औसत आयु, वो 2025 में बढ़कर लगभग 71 वर्ष पहुंच चुकी है। बिल्कुल, बैंकिंग सिस्टम की बात करेंगे सर। आजादी के बाद बहुत लंबे समय तक हमने देखा कि चाहे वो शहरी क्षेत्र के लोग हों या फिर ग्रामीण क्षेत्र के लोग, हमारे बैंकिंग सिस्टम से दूर रहे। अब बैंकिंग सिस्टम से सबको जोड़ा जाए, हर व्यक्ति का आर्थिक विकास हो, इस सोच के साथ प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई। इस योजना ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे आर्थिक विकास हो बल दिया? देखिए, जहाँ तक बैंकिंग व्यवस्था से आम जन को जोड़ने की बात थी, जिसको हम वित्तीय समावेशन के नाम से जानते हैं, कि बैंकिंग प्रणाली से जब हम आम जन को जोड़ेंगे तो उसका एक पक्ष ये था कि उनमें बचत की प्रवृत्ति बढ़ेगी, उनमें वित्तीय लेन देन की आदत बढ़ेगी, और जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, जो रोजगार सृजन कार्यक्रम है, या मोटे तौर पे कहें जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उनका लाभ सीधे उन लोगों तक पहुंचेगा जिनको हम लक्षित समूह कहते हैं। इसके लिए आवश्यक था कि बैंकों में गरीबों के खाते हों, महिलाओं के खाते हों। लगभग 56 करोड़ बैंक खाते पीएम जन धन योजना के अंतर्गत खुली है। इसमें भी लगभग 55% जो खाते हैं महिलाओं के नाम से हैं। एक तो महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्तीय समावेशन हुआ, और वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी वित्तीय लेन देन के अंतर्गत बढ़ी है, जिससे के कल्याण के लिए जो स्कीमें चलाई जा रही हैं, उसका सीधा लाभ बैंक खाते में पहुंच रहा है, जिसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स कहते हैं। और जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हुआ तो स्कीमों को लागू करने की प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी हुई, और स्कीमों का सीधा लाभ लाभार्थियों को मिला। ये बहुत बड़ा परिवर्तन रहा है मोदी सरकार के कार्यकाल का। बिल्कुल, बड़ी उपलब्धियों की बात करें तो कृषि क्षेत्र भी बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है हमारे देश के आर्थिक विकास के लिहाज से। तो आजादी के समय कृषि हमारी जीडीपी का सबसे प्रमुख कारक था, लेकिन आज सेवा सेक्टर सबसे ऊपर है। कृषि और किसान की दशा और दिशा सुधारने के लिए सरकार के प्रयास को आप कैसे देखते हैं? सम्मान निधि हो, सोलर सुविधाएं हो, फसल बीमा योजना है, इनके बाद क्या अंतर आया है? जहाँ तक कृषि और किसान का संबंध है, मोदी के कार्यकाल में अभी तक एक विशेष धारणा ये बनी कि जब हम खेती की बात करते हैं तो उससे केवल खाद्यान्न पैदा करने की बात नहीं है। खेती की क्रियाओं को, जो गांव की अन्य क्रियाएं हैं जो खेती से जुड़ी हुई हैं, जैसे बागवानी है, मछली पालन है, साथ ही साथ डेयरी सेक्टर है, या जिसको पशुपालन कहते हैं, इन सारी क्रियाओं से जोड़कर देखा गया है। और परिणाम इसका ये हुआ है कि ग्रामीण विकास की तरक्की की जो रफ्तार है उसने तेजी पकड़ी है। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण एक कड़ी के तौर पे देखा जा सकता है किसान सम्मान निधि लाई गई, जिसमें लगभग 12 करोड़ किसानों को इसका लाभ जा रहा है। पिछले एक दशक में सरकार ने अपनी नीतियों योजनाओं के जरिए ये प्रयास किया है कि न केवल आर्थिक विकास बल्कि सामाजिक विकास में समावेशी विकास की अवधारणा को साकार किया जाए। आकाशवाणी से बात करने के लिए, इन विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समाचार दर्शन के इस अंक में आप सुन रहे थे आर्थिक सुधारों से विकास को मिली रफ्तार। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का ये अंक। संपादन प्रेमचंद्र गुप्ता और वाचन सुषमा श्रीवास्तव।